स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप भी बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास में राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर 50-50 नंबर के होते हैं। आज की इस वीडियो में पेपर नंबर 1 पर बात करेंगे और पेपर नंबर 1 में भी क्या देखेंगे भैया, 2020 का पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 के 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप बीए फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, 100 क्वेश्चन में से आप ये मान सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से ही आपको रिपीट भी देखने को मिल जाएंगे। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेपर है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोक प्रशासन के सिद्धांत, इसके अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो टोटल 4 यूनिट है इसमें। अगर हम बात करें 4 यूनिट से ही सिलेबस पूछा जाता है, ऐसे मान सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक यूनिट से 25-25 क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। अगर इस तरीके से हम बात करें तो मैंने भैया आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कराई है और ये 25-25 क्वेश्चन को टारगेट करने का पूरा कोशिश किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने 4 पार्ट में आपको कराए हैं। सबसे पहले आप 4 पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप 4 पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। पेपर से पहले आपको कुछ भी पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। जितनी भी मार्केट में बुक है उन सब का डाटा मैंने कलेक्ट किया है और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उन वीडियोस का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया है। सबसे पहले आप उनको देख लीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश में राजकीय सेवाओं को बेचा जाता है? ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले, तो आंसर होगा फ्रांस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है, कब संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थता निर्णय स्कीम लागू की गई? तो ये इस ईयर को आप याद कर लीजिए, 1966। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार कर लीजिए, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। किसने कहा कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड का यह कथन है, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसको आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 4, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, उसी के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है? तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, ये सब नौकरशाही में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उसको ही नौकरशाही बोलते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य है? इसका मतलब ये है कि जैसे भारत में वित्त मंत्रालय है ना, उस तरीके से इंग्लैंड में क्या है? तो इंग्लैंड में इसको राजकोष बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें आपको फंसना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। किस वर्ष से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पहली फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये शुरुआत हुई थी भैया 2017 से। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चन को करने का फ़ायदा तभी है जब आप 4 पार्ट को अच्छे से देख लेंगे। और ये जितने भी पार्ट है ना, मैंने 25-25 मिनट में इन पार्ट को कवर किया है। तो अगर 25-30 मिनट आप एक एक पार्ट को दे देंगे ना, एक दिन में ही आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मतलब एक दिन आप दे दीजिए ईमानदारी से, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और डेफिनेटली 70 से 80 क्वेश्चन आप डेफिनेटली आराम से करके आएंगे, जिसका मतलब है 80% मार्क्स आपके पॉलिटिकल साइंस में आने वाले हैं एक दिन पढ़ने के बाद भी। अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तब तो 100 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत सरकार द्वारा
भारतीय संविधान की धारा 1970 को कब निरस्त किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अगस्त 2019। डेट भी याद कर लीजिए और ईयर भी, दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 9, निम्नलिखित में से किसने संचार प्रक्रिया के अधिकतम विस्तृत व्यवहारत मॉडल को विकसित किया? तो दो नाम आप याद कर लीजिए, सैनन और वीवर। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स, पेपर बहुत ही इजी है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। सबसे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो किस लिए? अभी मैं आपको 2021 का भी पेपर कराने वाला हूँ और एक समराइज वीडियो भी मैं आपको करा दूंगा जिसमें आपको एग्ज़ाम से पहले सारे क्वेश्चन एक बार माइंड में आपके रिकैप हो जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आए आपको पता लग जाए। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ग्रुप डी, यूपी पुलिस वगैरह सब में देखने को मिलते हैं। तो भैया प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एक कोटेशन है। किसने कहा? प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के लिए एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको हम कार्यान्वित करवाना चाहते हैं। तो भैया मार्क्स का यह कथन है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है। चैतन्य उद्देश्य से कुछ वर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए और इधर से मार्क्स को आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोटेशन को याद भी कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। या आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ताकि मैं आगे और जो वीडियोज़ आऊँ उनमें इम्प्रूव कर पाऊँ। उसके बाद 12, लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ क्या है? तो भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओ का अर्थ है भैया संगठन से, मतलब ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एंड एम का अर्थ हो जाएगा इसमें प्रणाली से। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13, विधि के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो कौन बात करता है भैया? डाइसी। उसके बाद 14, राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए। तो भैया वुड्रो विल्सन बात करते हैं। उसके बाद आता है 15, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित है। तो भैया समस्त प्रशासकीय गतिविधियाँ। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16, भारतीय संविधान जनता द्वारा निर्मित है। ए ऑप्शन। उसके बाद 17, कार्यवाही रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करने की मांग की जाती है? तो भैया रिट्स तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि हर बार रिट से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा गया है कि कार्यवाही रोकने के लिए कौन सी रिट, तो भैया वो होगी पद्मादेश। उसके बाद 18, 4 पार्ट जो मैंने कराया ना उसमें मैंने रिट को अच्छे से समझाया है, तो उनको आप ज़रूर देखना ताकि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद 18, भारत में लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो भैया 6 वर्ष का होता है। सब बच्चों को 5-5 पता होता है, तो भैया एज का होता है 6 वर्ष का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार कहा जाता है? तो भैया आर्टिकल नंबर 32, और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। किसके द्वारा? अगर आपको ये बात पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्वेश्चन नंबर 19 डालकर। तो चलिए अब देखते हैं 20। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार की क्या और क्यों से है? तो डिमार्क का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड। तो ये पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ग्रांट के द्वारा। जॉर्ज ग्रांट इसका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 22, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, पता होगा आपको। 23, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उसके बाद 24, पोर्टस्कोप दृष्टिकोण लोक प्रशासन से संबंध रखता है। तो भैया लोक प्रशासन के क्षेत्र से रखता है।
जितने भी टर्म्स हैं ना, पोस्टस्कोप हुआ या फिर रिट्स हुई, ये जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, खुद तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार आप सिलेबस को कवर कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, लाइफ टाइम याद रहेगी। उसके बाद 25, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीख लेकर अपने व्यवहार में संशोधन नहीं करता के रूप में की है? तो किसने की है भैया ये आलोचना? एम क्रोजियर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26, लाल फीताशाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बताया? तो वॉल्टर बेजहोट ने बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26। 27, साइबरनेटिक्स किससे संबंधित है? तो भैया संचार से है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? तो भैया फ्रांस का नाम आप याद कर लीजिए। उसके बाद 29, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो भैया वुडरो विल्सन। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो वुडरो विल्सन का नाम तो आप याद कर लीजिए। उसके बाद 30, किसने कहा राजनीति एक राजकीय प्रक्रिया है उन वस्तुओं के संबंध में जो एक विशाल एवं सर्वमान्य है? इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है। तो भैया ये जितने भी कथन वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप कुछ सिलेक्टेड वर्ड छांट लीजिए। बंटसली का यह कथन है, बी ऑप्शन तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड को ना 1.5 या फिर 2 भी कर लीजिएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आपको रिवीजन भी करना होगा ना तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा और दोबारा से वीडियो देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है 31, फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति है। तो भैया वैज्ञानिक पद्धति पर बात करते हैं। 32, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ तो 19वीं शताब्दी में हुआ। उसके बाद 33, एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा संबंधित है। तो भैया आदेश की एकता से है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण औपचारिक संगठन का नहीं है? तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सामाजिक संबंध। उसके बाद 35, राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिकतम रोक सकती है। तो इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है किसको? वित्त विधेयक को। उसके बाद आता है 36, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, स्वीडन में। उसके बाद 38, निम्नलिखित में से मैक्स वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही में किस पर बल नहीं दिया गया? तो नियम और मानक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे कराए हुए हैं आपको, सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड ही है। उसके बाद 39, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना और जांच अधिक पाई जाती है? तो पॉल एपलबी का यह कथन है, बी ऑप्शन। उसके बाद 40, इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है? तो वेबर की यह रचना है। उसके बाद 41, लोक सेवा समिति का गठन किया गया, मतलब किया जाता है। तो भैया प्रत्येक वर्ष किया जाता है लोक सेवा समिति का गठन। उसके बाद 42, बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो भैया राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए होता है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43, सिविल सेवकों की अनामता का संबंध है? तो भैया तटस्थता के सिद्धांत से है। उसके बाद 44, हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था किन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित है? तो मतलब हमारी बात कर रहे हैं, इंडिया की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस किस से प्रभावित है? तो एक तो फ्रांस से है और अमेरिका से है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन का अर्थ है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रबंध करना।
उसके बाद 46 उत्प्रेरक सरकार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो भैया बी ऑप्शन उद्यमी सरकार आंसर हो जाएगा। 47 नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है, जिसका अभिप्राय है? तो ए ऑप्शन यह लोक प्रशासन की मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। तो कुछ क्वेश्चन याद करने वाले भी हैं, जैसे 47। उसके बाद 48 वुड्रो विल्सन ने अपनी राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया? तो ब्लंटशली से प्रभावित थे, उन्हें इन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद मैच द फॉलोइंग आ जाता है। टोटल क्वेश्चन 3-4 टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो कोटेशन पूछ ली जाती है, दूसरा मैच द फॉलोइंग, या फिर जैसे रिपीटेड क्वेश्चन की इसका अर्थ बता दीजिए। तो टर्म्स के अर्थ, यही सब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहता है। 49 मैच द फॉलोइंग बताना है। एक तरफ तो आपको लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको पुस्तकें दी गई है। सबसे पहला इसमें बता दीजिए हर्बर्ट साइमन। तो इनकी जो पुस्तक है वो है फंडामेंटल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद एम्पली फोलेट, इनकी जो पुस्तक है वो है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। एटलन मेयो फेमस पुस्तक है इनकी, इसको तो आप याद कर लीजिए। ह्यूमन प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। उसके बाद आर लिकर्ट, इनकी जो पुस्तक है वो है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, तभी आपको समझ में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर पहुंच गए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत आप ही के लिए हो रही है, आपको चीज़ें समझ में आए तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। 50 क्वेश्चन बात करता है किसने कहा इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे इसकी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए? तो हर्बर्ट साइमन का यह कथन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 51 एक औपचारिक संगठन मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो भैया उद्यमों का लाभ, मतलब उद्यमों का लाभ सर्वप्रिय होता है उसमें। उसके बाद 52 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर्यावरण संबंधी समस्याओं का हल करने के लिए वित्तीय सुधार का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्रोत्साहित होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन 52, 53 और 54 याद करने वाले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 3 और 4। उसके बाद 54 विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों के विषय में क्या सही नहीं है? तो इस स्लाइड का ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्लाइड जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें फ्रेंड जो क्वेश्चन समझाने के हैं वो क्वेश्चन तो मैं आपको एलिब्रेट कर ही रहा हूँ, बाकी को आप खुद से ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद 55 भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो भैया ये जो आर्टिकल है ना 165 आर्टिकल ही राज्यपाल को ये पावर देता है। उसके बाद 56 बजट के साथ निम्नलिखित में से कौन से प्रपत्र संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो भैया क्या क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और अनुदान की मांगों का सार, और नेक्स्ट बजट पर व्याख्यात्मक स्मरण पत्र। तो भैया 2, 3, 4, 5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 असर्शन एंड रीजनिंग दिया गया है आपको। इसमें पहला असर्शन दिया गया है आपको, मतलब एक कथन दिया गया है, लोक लेखा समिति को कभी कभी अनुमान समिति की जुड़वा बहन बताया गया है। तो भैया इस कथन को तो आप याद कर लीजिए, एकदम सत्य बात है ये। इस कथन को आप मतलब चिपका लीजिए दिमाग में, ये तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कहीं पर भी। उसके बाद इसका रीज़न दिया गया है, मतलब तर्क दिया गया है। लोक लेखा समिति एवं अनुमान समिति का कार्य अनुपूरक है।
तो ये भैया दोनों बातें एकदम सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 58, फिर से असर्शन मतलब अभी एक कथन दिया गया है, भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भैया बिल्कुल सही बात है, जो पावर है वो संसद के पास में ही है। उसके बाद इसका रीज़न दिया गया है, आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार को किसी अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता को पूरा करना होता है। तो भैया कथन तो गलत है, लेकिन मतलब तर्क तो गलत दिया गया है, इसका कथन एकदम सही है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 मैच द फॉलोइंग है, और मैच द फॉलोइंग भी आपको क्या बताया गया है, एक तरफ तो आपको लोकपाल विधेयक दिया गया है, दूसरी तरफ बताया गया है कि इसको संसद में कब कब प्रस्तुत किया था और कब कब पारित किया गया था। तो ये जितनी भी डेट दी गई है ना, इसको आप मैच कर लीजिए और इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली करके जाना। हो सके यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि जो लोकपाल विधेयक है ना, और लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 4 अगस्त 2011 को प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली अपने से ज़रूर करिएगा, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। उसके बाद 60, यह कथन किसका है कि विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं है। तो रॉबर्ट एस लिंड का यह कथन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 60 भी। उसके बाद 61, वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग निम्नलिखित में से कौन से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ना, चारों ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं ना, सारे कार्य कौन करता है, भारत का वित्त मंत्रालय। उसके बाद 62, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विनिवेश विभाग को पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। तो 10 दिसंबर 1999 में किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो भैया संसदात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें एकदम सही है। राजतंत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता, और सीमित राजतंत्र की तो यहाँ पर बात ही नहीं होती है। उसके बाद 64, नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई। तो भैया 8 फरवरी 2015। ईयर और डेट दोनों इम्पोर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद आता है 65, कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो भैया बजट प्रक्रिया का न्यायपालिका से तो कोई संबंध ही नहीं है। उसके बाद 66, भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो भैया करंट में जो भी है उनको आप बता सकते हैं, अभी पर तो निर्मला सीतारमण ही है। उसके बाद 67, ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार गूगल पे ज़रूर चेक करना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 67, लोक प्रशासन का परिवेक्षीय दृष्टिकोण किससे प्रतिपादित किया गया। परिवेक्षीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था। तो जॉन गॉस इसका आंसर हो जाएगा। 68, भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार है। तो भैया प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसके बाद 69, अब ये जो पोर्टस्कोप है इसमें पी अक्षर का क्या अर्थ है। तो भैया नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग। उसके बाद 70, संगठन के आधार के संबंध में पहली बार 4P बताने वाला विद्वान कौन था। तो भैया लूथर गुलिक जी थे, इनको आप याद कर लीजिए। 71, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग है। तो भैया 5 विभाग हैं। उसके बाद 72, नवीन सार्वजनिक प्रबंध शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो 1991 में आया। 73, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है। तो भैया कौन नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 74, स्टार कर लीजिए फिर से, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान स्थित है। तो हैदराबाद में है भैया, दिल्ली में नहीं है। उसके बाद आता है 75, निम्नलिखित में से संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है। तो भैया वो है शास्त्रीय विचारधारा। 76, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। 77 कहता है,
अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो क्विंटज और डोनेल का यह कथन है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो कहीं से कहीं तक भी इसमें आंसर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो 2 ऑप्शन को तो आप ऐसे ही नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें 78। वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते हैं? तो भी हम पढ़ के आ रहे हैं फरवरी के प्रथम दिन में, मतलब 1 फरवरी को किया जाता है। 79। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस के आधारभूत प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या नहीं है? तो भैया क्या लक्ष्य नहीं है? वह है कमज़ोर वर्ग के वित्त के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी मतलब लक्ष्य हैं और डी लक्ष्य नहीं है। उसके बाद आता है 80। ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से पढ़ लेना। उसके बाद आता है 81। ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित रखता है? आंसर हो जाएगा संचार से। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें 82। निम्नलिखित में से कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है? तो भैया क्या नहीं है? वो है पद। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट आता है 83। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती? तो भैया ये बात कहाँ पर लागू होती है? केवल इंग्लैंड में। उसके बाद आता है 84। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण के संलग्न नहीं है, मतलब शामिल नहीं है? बेसिकली इसका मतलब यह हुआ, वो कौन है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। उसका बाद है 85। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो भैया 243I ये एक बात करता है राज्यों में वित्त आयोग का स्थापित करना। उसके बाद आता है 86। बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार अक्षेत्र में नहीं है? तो भैया वो है मांगों की वृद्धि करना। उसके बाद आता है 87 इम्पोर्टेंट। ई गवर्नेंस महत्व देता है कागज रहित प्रशासन। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 88। वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार है? तो भैया अतिसीमित अधिकार है, लिमिटेड। उसके बाद 89। केंद्र तथा राज्यों में वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग है? तो भैया कौन सा है? वित्त आयोग। वित्त की बात करिए तो वित्त आयोग ही आएगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके बाद आता है 90। यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार किसका है? तो भैया न्यायालय का है। आप पढ़ते भी होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को गलत बताया और इसको सही बताया, ऐसी आप न्यूज़ सुनते भी होंगे। उसके बाद आता है 99। मुख्यालय अक्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियां किसका विचार है? तो लूथर गुलिक जी का यह विचार है। उसके बाद आता है इसमें 92। निम्नलिखित में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई? तो भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। ब्रिटेन। इंग्लैंड में सबसे पहले इंटरव्यू सिस्टम को लागू किया गया था। उसके बाद 93। निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है? तो भैया सारे दोष ही है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है 94। निम्नलिखित में से कौन सी आज्ञा पत्र मतलब रिट के बारे में बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में विशेष रूप में निर्दिष्ट नहीं है? तो वो कौन सी है भैया? निषेधाज्ञा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95। किस वर्ष लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया? तो भैया 1964 में। उसके बाद आता है 96। किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? वो हुआ अमेरिका में। 97। कितने सदस्यों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम समिति के लिए
लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है? तो 15 से 7। उसके बाद 98, एक कर्मचारी से प्राप्त लिखित अथवा मौखिक निष्पादन प्रतिवेदन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अंतर्वैयक्तिक संवाद। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें 99, विनियोग लेखा की जांच की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? तो लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। उसके बाद 100 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने भारत में शून्य आधारित बजट को क्रियान्वित करने की पहल की गई? तो भैया इस नाम को आप याद कर लीजिए, वीपी सिंह। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन 1 मिनट और दे दीजिए। इस 1 मिनट में हम आपके थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अभी आपने देखा कि आखिर 2020 में पेपर किस तरीके से पूछा गया, सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। और इसी तरीके से अगर आप इसको सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो भैया 2 घंटे में आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। 4 पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं, चारों पार्ट को अच्छे से देख लेंगे और प्लस में प्रीवियस ईयर को कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरा एफ़र्ट आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को कम से कम अपने 5 फ्रेंड के साथ में शेयर करना। आपके दोस्त भी तो बीए फाइनल ईयर में होंगे ना, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएंगी, वो भी आपको याद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।